हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? ओके, आज आपकी कक्षा 5 साढ़े 5 मिनट थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है, बट कोई बात नहीं। कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो चिंतित नहीं होंगे, है ना। अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बात इतनी है। ओहो, कुछ बच्चों ने तो बड़े तीखी टिप्पणी कर दी भाई कि अरे सर समय पर आएंगे तब तो क्लास समय पर चलेगी ना। ओके, गुड। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। रावेंद्र कभी कभार नहीं सर, डेली लेट होता है। वाओ, ठीक है ठीक है, गुड गुड। ओके चलो। वो क्या पीछे लिखा था, ब्लॉक्ड इमीडिएटली? एक बार चेक करिए प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा बीएम का। ठीक है, गुड। तो हम लोग बढ़े अपने टॉपिक की ओर आगे, बिना किसी तरह से टाइम बर्बाद किए हुए टॉपिक पर आते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने ज्वार भाटा का टॉपिक आरंभ किया था। ज्वार भाटा में सबसे पहला तो इसका परिचय देखा था कि ज्वार भाटा क्या है। परिचय के बाद ज्वार उत्पादक शक्तियों को देखा था कि ज्वार उत्पादक शक्तियां कौन सी हैं। आफ्टर दैट ज्वार भाटा के प्रकार के टॉपिक को देख रहे थे, जिसमें से केवल हमने पहली बात पढ़ी थी स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ये दो बातें पढ़ी थी। ठीक है। सापेक्ष स्थिति का मतलब होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव लोकेशन, रिलेटिव कंडीशन। हरदेव, रिलेटिव, मैं उससे अधिक ऊंचा हूं तो किससे अधिक ऊंचा हूं, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, इसके बाद आज से हमें अपने टॉपिक पर आगे और बढ़ना है। और ज्वार भाटा का ही टॉपिक आज रहेगा, ज्वार भाटा का ही टॉपिक होगा आज। ये इसकी सेकेंड क्लास कहलाएगी और इसमें हम अभी तो प्रकारों पर ही आगे बढ़ेंगे। और प्रकार के संदर्भ में, ध्यान से, प्रकार के संदर्भ में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, उपभू एवं अपभू ज्वार, इसे पढ़ेंगे। उपभू मतलब पेरिजी एवं अपभू मीन्स अपोजी, पेरिजी एंड अपोजे। ठीक है, ये दो प्रकार के टाइट है, दो प्रकार के टाइट। इनका संबंध बेसिकली चंद्रमा की गतियों से है, चंद्रमा की गतियों से है। आप सभी बेसिक कक्षाओं के अंतर्गत या बेसिक अपने पढ़ाई के अंतर्गत आपने ये अवश्य पढ़ा होगा कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है और लगभग 27.5 दिनों में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है। लगभग 27.5 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमण पूरा करता है।
पर वो 29 दिन का समय क्यों कहा जाता है, 28 दिन का समय क्यों कहा जाता है? उसकी वजह है कि जब बेसिकली 27.5 दिनों में चंद्रमा अपने स्थान पर ही परिक्रमण करके आता है, तब तक पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी परिक्रमा लगाती है। तब तक पृथ्वी भी कुछ आगे बढ़ चुकी होती है और उस दूरी को तय करने में चंद्रमा को जो अतिरिक्त समय लगता है, तो उसके सापेक्ष दूरी कुल लगभग 29 दिनों की हो जाती है। इसलिए 27.5 से 29 दिन की दूरी अगर कभी भी लिखा है तो उसे किसी भी स्थिति में गलत समझने की कोशिश नहीं करनी है। और अब इस क्रम में होता क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, ये मून है, एक समय विशेष में तो पृथ्वी के समीप पर होता है, एक समय विशेष में पृथ्वी के समीप होता है, तो दूसरे कालखंड विशेष में पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है। वैसे भी कभी भी एक बात ध्यान रखना, इलिप्टिकल पाथ अगर है, दीर्घवृत्तीय अगर कक्षा है, तो दीर्घवृत्त का कभी भी एक केंद्र नहीं हो सकता। क्योंकि एक केंद्र नहीं हो सकता, केंद्र तो वृत्त का बनता है, एक केंद्र नहीं होता, छोटा छोटा ज्योमेट्री है ये। अगर एक केंद्र इसका नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि बाइफोकल पॉइंट्स अगर बन रहे हैं तो इसमें से एक पॉइंट समीप होगा तो एक पॉइंट दूर होगा। ऐसी स्थिति चंद्रमा के साथ भी आती है, और ऐसी स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तब भी आती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहां जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है, इस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है या इस स्थिति को उपभू कहा जाता है, और जब दूर होता है तो इस स्थिति को अपभू के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपने एक परिक्रमण अवधि में, एक परिक्रमण कालखंड में बेसिकली किस किस प्रकार की गतियां करता है। तो ध्यान से 3,64,000 नहीं, 3,84,000, हाँ न्यूनतम जो दूरी होती है 3,64,000 है। बढ़ती हुई दूरी की बात करते हैं। ठीक है ज्योति, आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो यहां इस संदर्भ में आप ध्यान रखना कि जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप है तो अधिक आकर्षण बल लगाएगा, और अधिक आकर्षण बल की वजह से इस दशा में उच्च ज्वार आएगा। मीन्स उपभू की दशा में उच्च ज्वार आएगा। और जब चंद्रमा दूर है पृथ्वी से तो वही न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग सापेक्षिक रूप से पृथ्वी पर कम बल लगेगा, इसलिए इस दशा में निम्न ज्वार आएगा, निम्न ज्वार आएगा। यही बात मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं। तो लिखो सभी के सभी, लिखो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, जो कि लगभग 29 दिनों में, जो कि लगभग 29 दिनों में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है, अपना एक परिक्रमण पूरा करता है। पूर्ण विराम लगाएं। परिक्रमण के क्रम में, परिक्रमण के क्रम में जब पृथ्वी के समीप से गुजरता है, जब पृथ्वी के समीप से गुजरता है तो इसे उपभू कहते हैं। जबकि सर्वाधिक दूरी की दशा को अपभू कहा जाता है, अपभू कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं।
न्यूटन के गुरुत्वीय नियमों के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वीय नियमों के अनुसार उपभू की दशा में, उपभू की दशा में समीपता की वजह से, समीपता की वजह से दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार एवं अपभू की दशा में, अपभू की दशा में निम्न ज्वार की प्राप्ति होगी, निम्न ज्वार की प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट आता है उपसौर एवं अपसौर ज्वार, अपसौर ज्वार, इंग्लिश में पेरिहेलियन एंड अपेहेलियन कहेंगे। अब ये पृथ्वी एवं सूर्य के संदर्भ में लागू होता है। पृथ्वी एवं सूर्य के संदर्भ में हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में ही करती है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में ही करेगी। और दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक केंद्र पर नहीं बल्कि आंशिक रूप से ही सही पर एक किनारे पर सूर्य की अवस्थिति है। माना कि सूर्य यहां पर है, दिस वन, यह सूर्य की अवस्थिति है। अब पृथ्वी परिक्रमा करती हुई कभी तो यहां पर है, दिस वन, माना कि यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी, तो कभी यहां पर है, दिस वन, झुकाव तो लगभग एक ही तरफ प्राप्त होगा, दिस वन। यहां आप देख सकते हैं कि यहां सूर्य पृथ्वी के समीप है, बट यहां सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। जब अधिक दूरी पर है तो इसे कहते हैं अपसौर, और जब कम दूरी पर है तो इसे कहते हैं उपसौर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चंद्रमा का प्रभाव था, यहां सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा। जब सूर्य समीप होगा, आकर्षण बल अधिक लगाएगा तो उच्च ज्वार की प्राप्ति होगी, और जब सूर्य दूर होगा आकर्षण बल रिलेटिवली कम प्राप्त होगी, इसलिए आकर्षण बल रिलेटिवली कम प्राप्त होगा, इसलिए बेसिकली यहां निम्न ज्वार की प्राप्ति होगी। तो सभी लिखेंगे यहां पर उच्च ज्वार और यहां पर लिखेंगे निम्न ज्वार, निम्न ज्वार। ठीक है, लिखें डैश देकर पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगभग 365 दिनों में पूरी करती है। तीन 365 दिनों में करती है, पूर्ण विराम लगाकर। जब सूर्य के समीप से गुजरती है, जब सूर्य के समीप से गुजरती है तो इसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। जबकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी की दशा को, सूर्य की सर्वाधिक दूरी की दशा को अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। उपसौर में उच्च ज्वार एवं अपसौर में निम्न ज्वार, उपसौर में उच्च ज्वार एवं अपसौर में निम्न ज्वार की स्थिति बनती है, की स्थिति बनती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट
ज्वार के प्रकारों में अगर इसे देखेंगे तो आपने इसे तीसरा नंबर दिया होगा, तो चौथा नंबर पर लिखेंगे विषुव ज्वार, इक्वानॉक्शियल टाइड, इक्वेटर से बना इक्वानॉक्शियल टाइड, विषुव ज्वार एवं आयन वृत्तीय ज्वार, आयन वृत्तीय ज्वार। दो बातें आती है, विषुव ज्वार एवं आयन वृत्तीय ज्वार, इक्वानॉक्शियल टाइड एंड ट्रॉपिक्स टाइड, इक्वानॉक्शियल टाइड एंड ट्रॉपिक्स टाइड। बहुत सरल और सहज सी बातें हैं, बहुत सरल और सहज से एक बार में समझ में आएंगी। माना कि ये हमारे पृथ्वी का आधा सा भाग है, ये पृथ्वी है, अर्थ, ये पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी का जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग 0 डिग्री से दिखाते हैं, ये विषुवत रेखा होता है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसके दक्षिण का भाग सदर्न हेमिस्फेयर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोनों ही गोलार्धों में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा एंड दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा हो गई मध्य में, कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण में। कर्क एवं मकर रेखाओं की जो ये दूरी है, या कर्क एवं मकर रेखाओं का जो ये क्षेत्र है, इसे आयन वृत्त कहा जाता है, ट्रॉपिक्स कहा जाता है। इक्वेटर तो इक्वानॉक्शियल कंडीशन ही हो गया, इक्वेटर तो इक्वानॉक्शियल कंडीशन ही हो गया। बट जहां कर्क और मकर रेखाओं की बात है, तो कर्क और मकर रेखाएं ट्रॉपिक्स कंडीशन हो गई, ट्रॉपिक्स कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ट्रॉपिक्स कंडीशन की बात करते हैं। सूर्य पृथ्वी के झुकाव की वजह से, यहां ध्यान से देखेंगे, सूर्य पृथ्वी के झुकाव की वजह से कभी तो इक्वेटर पर लंबवत होता है, ध्यान से देखेंगे। सपोज अब यहां पर यह सन है, कभी पर इक्वेटर पर लंबवत होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा की स्थिति भी आती है। तो कभी बेसिकली ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इसी तरह से कभी ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। क्योंकि सूर्य अपने स्थान पर पृथ्वी के झुकाव की वजह से स्थिर नजर नहीं आता, बल्कि सापेक्षिक रूप से गति करता हुआ नजर आता है। कभी तो उत्तरायण को होगा, कभी दक्षिणायन को होगा। अभी जैसे मकर संक्रांति आप लोगों ने मनाया, मकर संक्रांति के बाद आप लोगों ने सभी ने आम जन से भी सुना होगा कि सूर्य अब उत्तरायण को जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, इसका आभासी विस्थापन होता है। पर पृथ्वी के झुकाव के साथ पूरा परिक्रमण करने की वजह से सूर्य कभी उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, और दोनों ओर जाते समय वर्ष में कम से कम विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत अवश्य होता है। जब नॉर्थवर्ड जा रहा होगा तब भी विषुवत रेखा पर आएगा, जब साउथवर्ड जा रहा होगा तब भी विषुवत रेखा पर आएगा। और ये सारा टॉपिक कि आखिर किस दिन आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या हो रहा है, ये सारी की सारी बातें, तो 21 जून और 22 दिसंबर की स्थिति में क्या बन रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग कॉस्मोलॉजी का जब टॉपिक चढ़ेगा तब आप पढ़ेंगे। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी उपसौर में किस दिन आती है, तो आखिर वो 4 जनवरी का टाइम, 3 जनवरी का टाइम कौन सा होगा, तो 4 जुलाई का टाइम कौन सा होगा। उपसौर के दिन पृथ्वी की समीपता कितनी है, तो अपसौर के दिन पृथ्वी की दूरी कैसी है, ये सारा का सारा टॉपिक आता है। लेकिन वो जहां टॉपिक आता है वहां डिटेल से पढ़ा जाता है। यहां आपको ये सारी चीजों में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये ज्वार भाटा का टॉपिक है जिसमें आपको उतनी ही बातें करनी है। एक बच्चा बहुत पैनिक है, जिसका एक बच्चे ने समर्थन भी किया है कि सर अभी 15 क्लास हो गई है। बिल्कुल हो गई है, मुझे भी ज्ञात है, और अभी यही चल रहा है टॉपिक, कैसे समाप्त होगा।
आप लोग परेशान नहीं हो जब मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके लिए जो 140 घंटे का ज्योग्राफी का टॉपिक मिला हुआ है सिलेबस का, वो इसी हिसाब से मिलता ही है कि सिलेबस के जब पहले दूसरे टॉपिक चल रहे होते हैं तो सारे के सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि बहुत अच्छी स्थिति में है, जिनका बेसिक भी तैयार है। अगर मैं स्पीड बढ़ा भी दूं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें स्पीड बढ़ाने पर, और बढ़ाना भी चाहिए। पर थोड़े दिनों में क्या होता है कि जब शुरुआती एक दो टॉपिक थोड़ा सा लो स्पेस पर पढ़ा दिए गए, लो स्पीड पर पढ़ा दिए गए, तो सब बच्चे कमोबेश एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाई भी गई ना, टॉपिक्स के साथ थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाई भी गई तो मेंटेन रहता है। इसलिए परेशान नहीं हो, आपका सिलेबस एकदम समय पर पूरा होगा, एकदम समय पर पूरा होगा। भरोसे वरोसे की तो बात ही खैर अब नहीं है, पूरा करना ही है तो भरोसा मानो या ना मानो ये तो आपके ऊपर है। देखो समझ रहे हो ना, भरोसा जिसे नहीं मानना ना वो कभी नहीं मानता। मैं तो अपनी बात केवल रख रहा हूं, वो कभी नहीं मानता। आप कितनी भी बात बोलोगे ना, जिसको कहते हैं अपने आम बोलचाल में मित्रों, ये गर्दन भी कटा के रख दोगे तब भी वो बोलेगा कि गर्दन कटाने में तुमने इतनी देरी क्यों कर दी, पहले ही कटा देना था। पहले कटा देते तो बोलेगा कि इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत थी, इतना जल्दी गर्दन कटाने की जरूरत क्या थी। समय अब वो कैसे निर्धारित करेगा, आप कैसे जान सकते हो। इसलिए इस सब से बात नहीं है, बात केवल ये है हमारी संस्था और संस्था से जुड़े शिक्षक पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं विद्यार्थियों को लेकर अपने सिलेबस को भी पूरा करने को, और ना केवल सिलेबस पूरा करना बल्कि एक एक टॉपिक के साथ। हमने आज जैसे लिखाया, शुरू किया कि समुद्र विज्ञान में इतने ही टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक टॉपिक को आपको उसी तरह पढ़ना होगा, उसी तरह आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, तो इस तरह से है बातें। बाकी आपके मन में जो भाव आता है मित्रों, मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूं? कोई भी नहीं दूर कर सकता है। मेरे मन में कोई भाव आपके प्रति आ गया, आप कैसे दूर कर सकते हो? कभी नहीं दूर कर सकते हो। पर कुछ बच्चे होते हैं जो डेली मैं देखता रहता हूं मैसेज, ऐसा नहीं है कि विकास का मैसेज नहीं देखा, फिर एक बालिका है वो समर्थन कर रही हैं उनका मैसेज मैं सब देखता रहता हूं। ज्यादातर बच्चे जो शुरू को कमेंट्स करते हैं वो जरूर स्पीड से ज्यादा निकल जाते हैं। हाँ, अब ये समझे कि अब क्लास में मान लो XYZ की संख्या विद्यार्थी हैं, हर एक विद्यार्थी के हिसाब से एक ही क्लास चले तो पॉसिबल नहीं है। इस क्लास में टीचर को सभी का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। एक वो बच्चा भी है जो अभी बहुत बेसिक से पढ़ रहा है, और एक वो बच्चा भी है जिसे बहुत एडवांस में पढ़ना है इसी बैच में, पर बेसिक से पढ़ रहा है, उसे भी एग्जाम देने का अधिकार है, और वो भी इसी वर्ष एग्जाम दे रहा है। 2023 को टारगेट कर रहा है, और 23 को टारगेट करते हुए हमने जो आपको टाइम दिया है उस टाइम तक हमने ये कमिटमेंट तो कभी नहीं किया संस्था ने कि हमारा सिलेबस मई से पहले समाप्त हो जाएगा। हमारा सिलेबस आपका जो कमिंग मेंस एग्जामिनेशन है उससे पहले एक एक बिंदु के साथ कंप्लीट हो जाएगा, इसका कमिटमेंट है। और तब तक सब्र रखो, नहीं रख सकते हो तो फिर कोई बात नहीं है, तब कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो ये चित्र बनाते हुए इसी तरह से सब चीजों को आपको करते जाना है। तो लिखो ध्यान से, विषुव एंड वृत्तीय ज्वार की दशा को लिखो कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों की बात करना है। सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव। अब मुझे पता कि मैंने अक्ष नहीं बताया, मुझे कक्षा नहीं बताया मैंने अभी, ये कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है तो वहां बताएंगे अक्ष क्या होती है, कक्षा क्या होती है, अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी है, कक्षा पर पृथ्वी कितनी झुकी है, और अक्ष पर घूर्णन से क्या प्रभाव होता है, कक्षा पर परिक्रमण से क्या प्रभाव होता है। जब टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे ना मित्रों। वहीं पर तो जैसे शब्द निकला तो वहीं पर तो हर बात समझ में आ नहीं सकती है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो लिखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के साथ परिक्रमण की वजह से सूर्य का आभासी विस्थापन दोनों ही गोलार्धों में, सूर्य का आभासी विस्थापन दोनों ही गोलार्धों में कर्क एवं मकर रेखाओं तक
कर्क एवं मकर रेखाओं तक होता है। कर्क एवं मकर रेखाओं तक होता है। कर्क एवं मकर रेखाओं तक होता है। पूर्ण विराम। जब सूर्य एवं चंद्रमा, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे, जब सूर्य एवं चंद्रमा विषुवत रेखा पर लंबवत होते हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत होते हैं, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार विषुवतीय सागरों में ही, विषुवतीय सागरों में ही प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, जिसकी स्थिति लगभग 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को प्राप्त होती है, जिसे विषुव ज्वार कहा जाता है, इक्वानॉक्शियल टाइड कहा जाता है, इक्वानॉक्शियल टाइड कहा जाता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आयन वृत्तीय ज्वार को। आयन वृत्तीय ज्वार को लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए बस लिखना शुरू करेंगे। ठीक इसी क्रम में 21 जून एवं 22 दिसंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर के आसपास इन पिंडों की अवस्थिति, कौन से पिंड? सूर्य एवं चंद्रमा। इन पिंडों, चंद्रमा तो मान लो ऐसा स्थिति के जरूरी नहीं होता, पर मेन सूर्य की बात है। इन पिंडों की अवस्थिति या सूर्य की अवस्थिति, ब्रैकेट सूर्य लिख सकते हैं, सूर्य की अवस्थिति कर्क एवं मकर रेखाओं पर होती है, कर्क एवं मकर रेखाओं पर होती है, जिन्हें कर्क एवं मकर रेखाओं पर होती है, जिन्हें आयन वृत्त कहा जाता है। जिन्हें आयन वृत्त कहा जाता है, आयन वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, पर होती है, जिन्हें आयन वृत्त कहा जाता है। पूर्ण विराम। इस दशा में पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार आयन वृत्तीय सागरों में ही पाया जाता है। आयन वृत्त, कर्क एवं मकर रेखाओं को ट्रॉफिक्स कहते हैं, इंग्लिश में ट्रॉफिक्स, ठीक है ना, और हिंदी में आयन वृत्त कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये बात हुई दिस वन। अब आपने एक एक करके दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार लिखा पहला, दूसरे नंबर पर उपभू तथा अपभू ज्वार लिखा, तीसरे नंबर पर उपसौर तथा अपसौर ज्वार लिखा, चौथे नंबर पर विषुव ज्वार तथा आयन वृत्तीय ज्वार लिखा। अब मैं सबको एक साथ मिलाता हूं, एक बार ध्यान से सभी के सभी विचार करेंगे। चारों प्रकार के ज्वार को मैं एक साथ मिलाने की कोशिश करता हूं और देखना कैसी स्थिति बनती है। तो लिखो, पृथ्वी का, पैरा चेंज करते हुए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार
पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार निम्नलिखित दशा में उत्पन्न होगा। निम्नलिखित दशा में उत्पन्न होगा। अब कौन सी दशा में उत्पन्न होगा? तो डैश देकर जब सूर्य एवं पृथ्वी उपसौर की दशा में हो। सारी दशाओं को मिलाते हैं। उपसौर की दशा में हो, कॉमा, चंद्रमा एवं सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत हों। विषुवत रेखा पर लंबवत हों, कॉमा लगाइए। विषुवत रेखा पर लंबवत हों, कॉमा लगाइए। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष उपभू की दशा में हो। उपभू की दशा में हो तथा सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी सिजगी की स्थिति में आए। सिजगी की स्थिति में उपस्थित रहें या आए, कुछ भी लिख दें। उपस्थित रहें, पूर्ण विराम लिखें। यह सारी दशाएं 400 से 600 वर्षों के उपरांत ही प्राप्त होती हैं। सारी दशाएं एक साथ 400 से 600 वर्षों के उपरांत ही होती हैं। अभी इससे पहले जो स्थिति पाई गई थी, तो बेसिकली ये 1664 के आसपास स्थिति बनी थी। ऐसी 1664 के आसपास ऐसी स्थिति बनी थी कि यह सब इस दशा पर आए थे। अदरवाइज एक साथ यह सब इस दशा पर आए, ऐसा बहुत कम संभव होता है। पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाने के बाद हेडिंग देंगे, ज्वार भाटा का वितरण। ज्वार भाटा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइड्स। ज्वार भाटा का वितरण। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइड्स। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जिसे लिखेंगे, लिखें, ज्वारीय परिघटनाएं अलग अलग सागरों में पृथ्वी के घूर्णन, कॉमा लगाइए। घूर्णन के अलावा क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी के घूर्णन, समुद्र जल की गहराई, एवं किस बात पर?
समुद्र जल की गहराई एवं विस्तार पर निर्भर करता है। इसीलिए विभिन्न भागों में पृथक पृथक दर से भिन्न समय में ज्वार की स्थितियां देखने को बनती हैं। ज्वार की स्थितियां देखने को बनती हैं। इस आधार पर मतलब वितरण के आधार पर ज्वार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर वन दैनिक ज्वार, डायरनल टाइड। दैनिक ज्वार, डायरनल टाइड। इसमें डैश देकर लिखेंगे जब किसी एक सागरीय जल क्षेत्र में दिन में एक ज्वार एवं एक भाटा की प्राप्ति हो। दिन में एक ज्वार एवं एक भाटा की प्राप्ति हो तो इसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। इसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। पूर्ण विराम। आगे एक लाइन महत्वपूर्ण पीटी के लिए लिखें, प्रत्येक दैनिक ज्वार दूसरे दिन उसी समय पर नहीं आता बल्कि लगभग 52 मिनट की देरी से आता है। लगभग 52 मिनट की देरी से आता है। प्रत्येक दैनिक ज्वार लगभग 52 मिनट की देरी से। आज सपोज सुबह एक स्थान पर, दिल्ली है मान लो, अब दिल्ली में ज्वार नहीं आएगा, दिल्ली में समुद्र नहीं है। अब दिल्ली चलो छोड़ देते हैं, चेन्नई या कोलकाता या मुंबई ले लेते हैं। मुंबई में सुबह 8 बजे ज्वार अगर आज आया है 8 AM पर, अगर आज की बात मैं करूं, टुडे की बात करूंगा, टुडे अगर आज के डेट में ये ज्वार आया है तो कल में इसी मुंबई के तटीय क्षेत्रों पर कल 8:52 मिनट पर दैनिक ज्वार आएगा। मैं बात कर रहा हूं टुमारो की बात कर रहा हूं। 52 मिनट की देरी से आता। क्यों 52 मिनट की देरी से आएगा? ठीक 10 मिनट बाद मुझे यही बात समझानी है। 10 मिनट बाद यही बात समझानी है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु लिखो, अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी डायरनल टाइड। ये डायरनल टाइड हो गया तो ये सेमी डायरनल टाइड हो गया। सेमी डायरनल टाइड लिखो, जब किसी स्थान पर दिन में 2 ज्वार एवं 2 भाटा की स्थिति बनती हो। 2 ज्वार एवं 2 भाटा की स्थिति बनती हो तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। लिखे, अर्ध दैनिक ज्वार हमेशा ही
किसी स्थान पर ठीक 12 घंटे बाद नहीं, बल्कि ठीक 12 घंटे बाद नहीं, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत प्राप्त होते हैं, के उपरांत। अब यहां पर आपने 52 का आधा कर दिया, 26 हो गया। 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत प्राप्त होते हैं, अर्थात आधे दिन में 26 मिनट की देरी से, आधे दिन में 26 मिनट की देरी से प्राप्त होते हैं। दिन तो 24 घंटे का ही है, तो 12 घंटे का आधा दिन हो गया। 12 घंटे का क्या हो गया? आधा दिन हो गया। तो जब 12 घंटे का आधा दिन हो गया तो क्या ठीक 12 घंटे बाद ज्वार प्राप्त होगा? नहीं, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार की प्राप्ति होगी। अर्ध दैनिक ज्वार हो गया, सेमी डायर्नल टाइड हो गया। अब नेक्स्ट होता है तीसरे नंबर पर मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड। मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड। मिक्स्ड टाइड लिखो। जब किसी स्थान में दिन में कभी एक ज्वार तो कभी दो ज्वार की स्थितियां बने, दिन में कभी एक ज्वार तो कभी दो ज्वार की स्थितियां बने, या दो ज्वार भाटा के आयाम में, दो ज्वार भाटा के आयाम में, आयाम का मतलब होता है ऊंचाई। पहला ज्वार तो बहुत ऊंचाई का आया, दूसरा बहुत कम ऊंचाई का आया है। आयाम में बहुत अधिक अंतर पाया जाता हो, बहुत अधिक अंतर पाया जाता हो तो इसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। मिश्रित ज्वार कहा जाता है। अब देखो, जैसे काजल ने पूछा, बहुत सरल प्रश्न था बट पूछा है तो अब जवाब दे देता हूं कि दो ज्वार की स्थितियां कैसे बनती हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि माना कि ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, और ये चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है, ठीक है, जल से घिरी हुई है। अब मान लिया कि यहां पर चंद्रमा आया और चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगाया, तो चंद्रमा यहां पर आकर्षण बल लगाया। अभी सुबह का मान लेते हैं कि 9 बजा हुआ है, 9 AM है सुबह का, 9 बजा है सुबह का। तो यहां पर 9 AM पर चंद्रमा ने आकर्षण बल लगाया तो यहां पर ज्वार उत्पन्न हुआ। तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स की वजह से भी ज्वार उत्पन्न हुआ। मतलब एक बिंदु ये X है जहां पर अभी ज्वार उत्पन्न हुआ। अब ये पृथ्वी स्थिर तो नहीं है, पृथ्वी निरंतर घूर्णन करेगी। 12 घंटे बाद ये X बिंदु घूम कर, ध्यान से, 12 घंटे बाद ये X बिंदु घूम कर यहां पहुंच चुका होगा। कहां पहुंच चुका होगा? यहां पहुंच चुका होगा। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? मतलब ये पीछे पहुंच गया होगा और ये हिस्सा जो यहां था ये यहां पहुंच चुका होगा। अब चंद्रमा के सामने ये वाला हिस्सा है, तो अगर यहां अब विपरीत वाला हिस्सा है, विपरीत वाले हिस्से को मैं कुछ कर देता हूं, जैसे मान लो यहां पर A लिखा था, यहां पर B लिख देता हूं। तो 12 घंटे बाद यहां पर ये B का पॉइंट आया, यहां पर A का पॉइंट आ गया। तो अब जब B के पॉइंट में चंद्रमा के आकर्षण से ज्वार की प्राप्ति होगी तो A के पॉइंट में रिपल्सन के कारण ज्वार की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से चूंकि चंद्रमा तो एक संदर्भ में, दिन विशेष के संदर्भ में ऐसा लगेगा कि स्थिर है, पर पृथ्वी तो 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेगी। तो पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से
प्रत्येक 12 घंटे बाद ज्वार की स्थिति बनती है। लेकिन जो ये 52 मिनट या 26 मिनट की देरी क्यों आती है, ये प्रभाव अभी मैं समझाने जा रहा हूं। बहुत सरल सी बात थी। तो मिक्स्ड टाइड में समझा, कभी एक ज्वार आएगा, कभी दो ज्वार आएंगी। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि चंद्रमा एवं सूर्य एक रेखीय दशा में ही हो। चंद्रमा एवं सूर्य की सापेक्ष स्थितियां अलग हो सकती हैं। जब सापेक्ष स्थितियां अलग होती हैं तो अलग अलग प्रभाविता का ज्वार आता है। सूर्य की शक्ति अपनी अलग है, चंद्रमा की शक्ति अपनी अलग है, दोनों की शक्तियां अपनी अलग है। तो अलग अलग प्रभाविता का ज्वार आएगा। तो कभी ऊंचा ज्वार आएगा, कभी नीचा ज्वार आएगा। इस तरह से मित्रों आपको यहां पर मिश्रित ज्वार के संदर्भ में देखना होगा। तो वितरण के संदर्भ में दुनिया में 3 ही प्रकार के ज्वार आते हैं मूल रूप से। पर अब कुछ अपवाद मुझे यहां पर लिखाने पड़ेंगे। वितरण के संदर्भ में इन 3 प्रकार के ज्वारों को ही आपको समझना कि दुनिया में 3 प्रकार के ज्वार आते हैं। पर अपवाद के रूप में आपको क्या लिखना है, लिखें। और उसकी वजह भी है, लिखें। ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य अवस्थित, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, बल्कि नोट लगा के लिख दो, नोट नंबर 1। ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य अवस्थित इंग्लिश चैनल में दिन में 4 बार ज्वार एवं भाटे की स्थिति बनती है। 4 बार ज्वार एवं भाटे की स्थिति बनती है। भाटे की स्थिति बनती है। पूर्ण विराम। ये आपका यूरोप है, ब्रिटिश द्वीप समूह है, आयरलैंड का हिस्सा है, ये नॉर्थ सी का हिस्सा है। यहां जो प्राप्त होता है दिस वन, ये है आपका इंग्लिश चैनल। यह है आपका इंग्लिश चैनल। अब यहां क्यों ऐसा होता है? हर प्रश्न पर क्यों का जवाब देने लगेंगे तब जरूर मुश्किलें आएंगे सिलेबस पूरा करने में। बेसिकली ये जो स्थिति है, यहां की स्थिति है, ये जो भाग है, ये बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी है। और ये उत्तर सागर है। तो जब 2 बार बिस्के की खाड़ी में ज्वार आया तो ज्वारीय तरंगे यहां प्रवेश किए, और जब 2 बार उत्तर सागर में ज्वार आया तो ज्वारीय तरंगे यहां प्रवेश किए। तो इस तरह से उत्तर सागर के प्रभाव से 2 बार और बिस्के की खाड़ी के प्रभाव से 2 बार ज्वारीय तरंगे इस इंग्लिश चैनल में प्रवेश करती हैं। इसीलिए बेसिकली दिन में 4 बार ज्वार एवं 4 बार भाटे की प्राप्ति होती है। पहला तो ये हो गया। यूरोप केवल मैंने चित्र बनाया है, केवल अर्ध यूरोप बनाया है, जिसमें से रसिया को भी मैंने अलग कर दिया है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अब आगे चलेंगे। पहला आपने नोट पढ़ा, अब दूसरा नोट पढ़े। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तर अमेरिका में दिस वन उत्तर अमेरिका में कहां आता है? ये यहां देखना, सेंट लॉरेंस नदी जहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, यहां पर अवस्थित है दिस वन। यहां पर अवस्थित है फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी नाम है उसका, बे ऑफ फंडी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तर अमेरिका में, कनाडा के अंतर्गत आता है। सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, प्राप्त होता है। फंडी की खाड़ी में प्राप्त होता है। पूर्ण विराम।
फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे भारत का सबसे ऊंचा ज्वार। भारत के संदर्भ में अगर प्रायद्वीपीय भारत को आप बनाएं, यहां भारत का सबसे ऊंचा ज्वार गुजरात राज्य में अवस्थित, गुजरात राज्य में अवस्थित कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित ओखा नगर के तटवर्ती भाग पर, ओखा नगर के तटवर्ती भाग पर प्राप्त होता है। कच्छ की खाड़ी, ओखा नगर, कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार प्राप्त होता है। पूर्ण विराम ये भी आपने लिखा, कच्छ की खाड़ी में प्राप्त होता है, पूर्ण विराम लगाया आपने नोट के संदर्भ में। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नोट में ही लिखे किसी भी स्थान पर ज्वार भाटा में प्राप्त होने वाले समयांतराल का कारण डैश दे दो कारण में, समयांतराल का कारण डैश दे दे तीनों में। अब कारण समझाता हूं, बहुत ही सरलता से आपको समझ में आएगा, बहुत सरलता से। कारण कैसे है कि माना कि यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी, क्लियर। मध्य भाग में पृथ्वी का इक्वेटर होगा, आप सभी के सभी जानते हैं पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निरंतर घूर्णन कर रही है और 24 घंटे में 24 आवर्स में, लगभग 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। कोई स्थान अवस्थित है इस बिंदु पर, चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर, मान लो हम बात करते हैं मून की, दिस वन, ये है हमारा मून, अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ता हुआ, सपोज आज कोई भी समय ले लेते हैं, सुबह का 9 बजने वाला है, 9 AM पर इस बिंदु पर, जो मैंने पॉइंट अंकित किया है, इस बिंदु पर इसी समय पर 9 AM पर हमारा मून इस पर लंबवत चमक रहा है, तो ज्वार आ जाएगा, सब कुछ समझाता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ज्वार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, ध्यान से, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती हुई फिर से जब तक अपने स्थान पर पहुंची, घूमती फिर से अपने स्थान पर पहुंची, तब तक चंद्रमा यहां स्थिर नहीं है। चंद्रमा भी इस प्रकार से अपना परिक्रमण कर रहा था। चंद्रमा परिक्रमण करता हुआ 24 घंटे में आगे बढ़ गया और मून मित्रों अब यहां पर पहुंच चुका है। मून अब कहां पर पहुंच चुका है? यहां पर पहुंच चुका है। कई तरीके से समझा देता हूं, मुझे लगता है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मींस 24 घंटे में दूसरे दिन, ये 9 AM था, हम बात अब कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे चंद्रमा अपने ही स्थान पर नहीं बल्कि अपने परिक्रमण पथ में परिक्रमा करता हुआ यहां पहुंच चुका है।
तो जब ये बिंदु 24 घंटे में इस स्थान पर आया तो क्या देखता है कि चंद्रमा तो अब मेरे सम्मुख है ही नहीं। चंद्रमा तो अब मेरे सम्मुख या मेरे सामने है ही नहीं। तो अब चंद्रमा है कहां? तो ये देखता कि जब तक मैं यहां लौट कर आ रहा हूं चंद्रमा आगे बढ़ गया। तो चंद्रमा कहां आगे बढ़ गया है? यहां पर बढ़ गया है चंद्रमा आगे, इतना आगे बढ़ गया है। और ये जो आगे का बढ़ना होता है ना, ध्यान से, ये जो आगे का बढ़ना होता है ना मित्रों, ये लगभग 12.5 डिग्री के आसपास का बढ़ना होता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? यह 1/28वें भाग के बराबर होता है। कितना होता है? चंद्रमा के संदर्भ में, चंद्रमा मान लो कि 28 दिन में एक घूर्णन पर एक परिक्रमण पूरा करता है, तो 1/28 भाग आगे बढ़ चुका होता है। 1/28वां भाग में आगे बढ़ चुका होता है। कौन बढ़ गया होता है? चंद्रमा बढ़ गया होता है। यह मोटे तौर पर, और आगे मैं बताऊं, मोटे तौर पर 1 डिग्री, कितने डिग्री आगे बढ़ चुका होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री नहीं होता, लगभग 12.5 डिग्री के आसपास की दूरी होती है। लगभग 12.5 डिग्री के आसपास की दूरी होती है। 1 डिग्री किसी भी संदर्भ में याद करो मित्रों, इसे मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं कि आप बस समझ जाओ। चंद्रमा इतना आगे बढ़ा, अब जो ये इतना आगे बढ़ा है ना, इसी बिंदु को चंद्रमा के सामने पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो वो समय लग जाता है अतिरिक्त 52 मिनट का। अब उदाहरण समझाता हूं। सपोज ये पानी का बॉटल है, एक पानी का बॉटल है। आज यहां मेरे सामने खड़ा था, आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, मेरे सामने खड़ा था। ये पानी का बॉटल चंद्रमा है, मेरा फेस पृथ्वी है। तो इसके अट्रैक्शन से मेरे फेस पर ज्वार आया, और इसको ध्यान से, इसको यहां पर नहीं रखना है, यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मैं अपना एक घूर्णन पूरा किया, और घूर्णन पूरा करने के बाद आपके सामने आया, तब तक क्या देखता हूं कि यह बॉटल यहां पर नहीं है, बॉटल भी आगे बढ़ता हुआ यहां पहुंच चुका है। देखो, बॉटल भी ऐसे मेरी परिक्रमा कर रहा है, बॉटल ऐसे मेरी परिक्रमा कर रहा है। तो कल जो आपने देखा था, बॉटल मेरे सामने था, लेकिन आज जब आप देख रहे हैं तो बॉटल थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, बॉटल इतना आगे बढ़ गया है। मैं तो 24 घंटे में अपने स्थान पर पहुंचा, लेकिन बॉटल आगे बढ़ गया है। तो अब मुझे बॉटल तक पहुंचना है, तो बॉटल तक पहुंचने में फिर से घूमना पड़ेगा। तो ये जो फिर से घूमने के लिए जो मुझे समय लग रहा है ना, वही समय लगभग 52 मिनट का लगता है। तो कोई भी दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी पर इसलिए आता है कि चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ चुका होता है। चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर क्या करता है? आगे बढ़ चुका होता है, लगभग 52 मिनट की दूरी पर बढ़ चुका होता है, जिसे तय करने में पृथ्वी को समय लगता है। इसीलिए दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से प्राप्त होता है। तो अर्ध दैनिक ज्वार को आधा कर दो, अर्ध दैनिक ज्वार को आधा करोगे तो हो जाएगा 26 मिनट की देरी पर। यही बात मैं आपको लिखाना चाहता हूं। तो लिखो, सभी के सभी लिखो कि पृथ्वी 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में लगभग 1 घूर्णन पूरा करती है। लगभग शब्द हटा भी दोगे तब भी चलेगा काम। 1 घूर्णन पूरा करती है, पूरा हो गया, पूर्ण विराम हो गया। लिखो, तब तक चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर, चंद्रमा भी स्थिर नहीं, अपने घूम रहा है चंद्रमा। अब 24 घंटे में जब मेरा फेस फिर से अपने स्थान पर आया तो चंद्रमा आगे बढ़ गया। तब तक चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ गया होता है, आगे बढ़ गया होता है, परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ गया होता है। पूर्ण विराम लगाएंगे। लिखिए, जिसे तय करने में, जिस दूरी को तय करने में
जिस दूरी को तय करने में, जितना आगे बढ़ गया, जिस दूरी को तय करने में, मतलब 1/28वें भाग की दूरी जो यहां प्राप्त हो रही है को तय करने में पृथ्वी को लगभग 52 मिनट की अतिरिक्त 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, अतिरिक्त समय लगता है। इसीलिए अतिरिक्त समय लगता है, इसीलिए दैनिक ज्वार 52 मिनट एवं अर्ध दैनिक ज्वार 26 मिनट की देरी से 26 मिनट की देरी से प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लिखेंगे। ज्वारभाटा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइड्स, ज्वारभाटा का महत्व। पहला बिंदु लिखें, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में। अब कुछ बच्चे पूछना भी शुरू करेंगे ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पादित होती है, तो जब ऊर्जा का टॉपिक आएगा तब पूछना। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में। दूसरा महत्व लिखेंगे, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह निर्माण में भारत में इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कोलकाता। इसी तरह से गुजरात का जो कांडला बंदरगाह था, अब तो इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो चुका है। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या कांडला आदि। अब ये ज्वारीय बंदरगाह कौन से होते हैं? वह बंदरगाह है जिनमें जहाजें उच्च ज्वार के समय ही बंदरगाहों तक प्रवेश करती हैं, जिनमें जहाजें उच्च ज्वार के समय में ही बंदरगाहों तक प्रवेश करती हैं। ठीक है, उन्हें ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति। ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति। चौथे नंबर पर लिखेंगे मछुआरों के लिए लाभदायक, क्योंकि जैसे ज्वार आता है ना तो पानी तटों के पास तक आ जाएगा, तो मछलियां तटों के समीप तक पहुंच जाती हैं, तो मछुआरों के लिए लाभदायक। तो छठवें नंबर पर लिखेंगे, तटीय पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र निर्माण में सहायक। जैसे इसमें आप लोगों ने लिखा था लिटोरल जोन, आपने लिखा था लिटोरल जोन, आपने पढ़ा हुआ है मुझसे लिटोरल जोन। तटीय पारितंत्र निर्माण में सहायक आदि। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे ज्वार के प्रभाव से उत्पन्न तरंगे टूटकर तटों के समीप ज्वारीय धाराएं निर्मित करती हैं।
जब ज्वारीय तरंगे पैदा होंगी तो तरंगे जब जैसे ही तटों के पास पहुंचेंगे तो याद करो मैंने बताया था ब्रेकर, प्लंज लाइन, तो प्लंज लाइन के सहारे टूटेंगी और ज्वारीय धाराओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे जब ज्वारीय तरंगे किसी तटीय झील कोस्टल लेक या नदियों के मुहाने पर प्रवेश करती हैं, नदियों के मुहाने पर प्रवेश करती हैं तो इनकी ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाती है जिसे ज्वारीय भित्ति टाइडल बोर कहा जाता है। ठीक है, ज्वारीय भित्ति कहा जाता है, टाइडल बोर कहा जाता है। पूर्ण विराम। ज्वार भाटा का टॉपिक समाप्त। यह था टाइड्स का टॉपिक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले फिर से चीजों को शुरू करते हैं। ओके, शिवम बाबू अपनी चीजों पर ध्यान रखो, इन तमाम बातों पर नहीं, नोटिस करना चीजों को। इस पूरे खंड में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बचा है। इस पूरे के पूरे खंड में, जिसे आप प्रवाल भित्तियों के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है? कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रवाल भित्ति का टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर फिर से पता नहीं इतना समझाने पर भी आप लोग काहे परेशान हो। बालिका का था, एक का प्रीति का था कि बेसिकली सर हमें पता नहीं था कि इस बैच में कुछ बेसिक्स का अध्ययन करने वाले भी बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस बैच को फॉलो किया था, अन्यथा किसी दूसरे बैच को लेते। तो क्या प्रॉब्लम है प्रीति? मैंने अच्छा इस बात पर आपने फोकस नहीं किया कि दो दो बैच दिन में चल रहे हैं और आपके सारे बैचेस के पूरा करने का जिम्मा जब संस्था ने लिया हुआ है, यह बात कितने बार आप लोगों को समझाने पड़ेगी? तो फिर क्यों पैनिक होते हो भाई? पढ़ाने वाले लोग पढ़ा रहे हैं, हर एक विषय बिंदु को समझा रहे हैं। एक वो बच्चा, चलो जिसने, हम ये मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सारे के सारे बच्चे हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल की पढ़ाई करने के लिए उपस्थित है, तो जब आपको उतने ही घंटों में बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, अब जल्दी से बताओ ज्वार भाटा में आपका क्या पढ़ाना शेष रह गया है? एक बिंदु बताओ क्या पढ़ाना शेष रह गया है जीएस के दृष्टिकोण से? तो आपको लगेगा नहीं सर सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो जब सब कुछ बातें हो ही रही हैं तो क्यों परेशान होते हो बेटा? परेशान नहीं हुआ करो, इतना पैनिक नहीं हुआ करो, मस्ती से पढ़ते रहा करो। किसी भी विषय की हम बात कर रहे हैं, किसी भी विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सागरीय निक्षेप एवं संसाधन का, तो संसाधन का टॉपिक तो हम लोग संसाधन के साथ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर ना? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट आता है, और टाइप्स ऑफ द रिसोर्स आता है। तो उसमें से एक आता है सागरीय संसाधन। क्या आता है? सागरीय संसाधन का टॉपिक आता है। तो संसाधन वहां पढ़ते हैं। ध्यान रखना कि समुद्र विज्ञान का वो टॉपिक है।
पर कहां पढ़ते हैं? संसाधनों के साथ, क्योंकि उसमें समझना पड़ेगा आपको कि संसाधन की संकल्पना क्या होती है। इसीलिए संसाधन इसके साथ नहीं बल्कि संसाधनों के साथ पढ़ा जाता है, सागरीय संसाधन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। तो यहां पर आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्रवाल भित्तियों का, कोरल रीफ्स का टॉपिक है मित्रों। और बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स टॉपिक है प्रवाल भित्तियों का, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां। और लिख दो कि समुद्र विज्ञान का अगला ऐसा टॉपिक जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है पूछे जाने की। जो टॉपिक है वो बेसिकली अभी तक मोरमोस्ट पूछे जा चुके हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में तो पूछा है बट मेंस में नहीं पूछा और अब पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो सभी बच्चे कमेंट्स पर, गांगुली साहब आपके भी कमेंट्स को देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं, ओके। तो आ जाओ यहां पर आओ, ध्यान से आप पढ़ो, ध्यान से आप मित्रों पढ़ो। अब व्हाट इज कोरल रीफ्स, व्हाट इज कोरल रीफ्स, ये दो शब्द बने हैं यहां पर। एक शब्द आपके सामने है प्रवाल और एक शब्द है आपके सामने भित्ति। भित्ति का मतलब दीवाल, जिसे आप लोग दीवाल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे समझो कि यह दीवार है या दीवाल है, तो दीवार है ये आपके सामने खड़ी हुई है। पर किसकी दीवार खड़ी हुई है? प्रवाल की दीवार खड़ी हुई है। आखिर ये प्रवाल क्या है? तो एक सरल शब्द में यह एक समुद्री जीव है, एक यह सी एनिमोन है, समुद्री जीव है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, जिसका स्वभाव क्या होता है। अब प्रकृति भी आपको बता देता हूं। हमने जैसे बताया कि सुंडा फंडी की खाड़ी में, जैसे हमने बताया सुंडा की बात, सुंडा स्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, फंडी की खाड़ी की। आज की कक्षा में भी बताया कि फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो कुछ बच्चों ने क्या लिखा, सर हमें तो फंडी की जगह सुंडी याद आ गई। जो भी आपको याद आई, हमें तो क्या याद आ गई? शुंडी याद आ गई। ओके, आई होगी आपको याद। तो आपके उस याद के सहारे ही चीजों को बता देते हैं कि बेसिकली सागरीय जलतल में जहां बात आती है नेरेटिक जोन की, किसकी बात आती है? नेरेटिक जोन की बात आती है, जिसकी गहराई सी लेवल से 200 मीटर तक की होती है। अर्थात यह फोटिक जोन होता है, प्रकाशित मंडल का क्षेत्र होता है। फोटिक जोन होता है, प्रकाशित मंडल का क्षेत्र होता है। तो सागरीय जल के नेरेटिक जोन में या प्रकाशित मंडल क्षेत्र में प्रवाल, जिसे हम लोग कोरल पॉलिप कहते हैं। प्रवाल को इंग्लिश में क्या कहा हमने? कोरल। कोरल से बना प्रवाल, और प्रवाल का जो जीव है उसे नाम भी हम प्रवाल जीव ही देते हैं, प्रवाल जीव ही देते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कोरल पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोरल पॉलिप कहते हैं। और कोरल पॉलिप की विशेषता क्या है कि मित्रों ये बहुत ही मुलायम त्वचा वाला छोटा छोटा आकार का जीव है। बड़े आकार का जीव नहीं है, ये मछलियों जैसा जीव नहीं है, ये केकड़े जैसा जीव नहीं है, यह झींगा एवं लॉबस्टर जैसा जीव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आकार का, जैसे सुंडी आपने कहा है ना, तो ये छोटे छोटे आकार का जीव है। सीप आपने देखी है, शंख आपने देखा है, घोंघा आपने देखा है। तो ऐसे समझो कि ये घोंघे के आकार वाला छोटा छोटा जीव है। पर घोंघा तो अपने उस कवच से निकलकर धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसकी स्वभाव क्या है, इसका चरित्र क्या है? ये जो कोरल पॉलिप है, कोरल पॉलिप है, किस वंश क्रम से संबंध रखता है, सब कुछ बताऊंगा, पर पहले इसके चरित्र को समझने की कोशिश करना।
इसके चरित्र को समझने की कोशिश करना कि जो कोरल पॉलिप है बेसिकली यह सागरीय तली के इस प्रकाशित मंडल क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी प्रकृति है कि यह अचल है, चल नहीं सकता। अर्थात जहां पर होगा स्थिर पाया जाएगा, अर्थात जहां पर भी होगा कैसा होगा, स्थिर पाया जाएगा, अचल होगा। और अचल होगा और साथ में इसकी और एक क्या प्रवृत्ति होती है कि यह समूहन में पाया जाता है। और समूहन कैसा होगा, जहां पर भी प्राप्त होगा अरबों खरबों की संख्या में इसके जीव एक साथ पाए जाएंगे, खरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में। और इसकी विशेषता मैंने क्या बताई कि इसकी जो कवच है बहुत ही मृदु है, मृदु है, बहुत ही मुलायम चमड़ी है मित्रों। इसकी जो ऊपर की इसकी चमड़ी है बहुत ही मुलायम है, मतलब इतनी मुलायम है कि यह सागरीय जल के थपेड़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस थपेड़े से भी इसकी चमड़ी ऊपर की स्किन विनष्ट हो जाएगी। इसे बचाने के लिए ही, अपने जीवन को लंबे दौर तक बनाए रखने के लिए कि सागरीय थपेड़ों से मैं बची रहूं तथा अन्य सागरीय जीव मुझे ना खा जाएं, इससे मैं बचा रहूं या बची रहूं, इसके लिए ये कोरल पॉलिप करता क्या है कि सागरीय जल में घुली हुई कैल्शियम को खाता है, अपनी त्वचा से स्किन से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करता है, स्राव करता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो उत्सर्जित हो रही होती है, यही इसके चारों ओर लिपटती हुई एक मजबूत चूने की कवच या खोल का निर्माण कर देती है, जिसे कोरल कप कहा जाता है। जिस तरह से आपने शंख देखा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है, सीप देखा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है, घोंघे की कवच देखी है ना स्नेल की, वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना, ये जो कोरल पॉलिप है ना, ये भी अपनी त्वचा से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन कर, स्राव कर अपने चारों ओर एक मजबूत कवच का निर्माण कर लेता है, एक मजबूत खोल का निर्माण कर लेता है। और जिस मजबूत कवच या खोल का निर्माण करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कोरल कप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, कोरल कप कहते हैं। आपके पास दो शब्दावलियां मिली, एक प्रवाल जीव के लिए कोरल पॉलिप शब्द मिला, तो दूसरी शब्दावली मिली कोरल कप मिला। देखो, इसको मैं पढ़ाना चाहूं तो सीधे 2 मिनट में भी लिखाने पढ़ाने का था कि प्रवाल एक सागरीय जीव है जो कि अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की मजबूत कवच का निर्माण करता है और उसी कवच के समूहन से भित्ति का निर्माण हो जाता है। मैं जानता हूं कि इतना सरलता से भी यह टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। सिंपल सा एक सागर का जीव है, जैसे घोंघा होता है, सीपी होती है, शंख होता है, और वो जीव उसका जो कवच है, जो कवच एकत्रित होता है, तो एकत्रित होने से जो ढेर बन जाता है वो ढेर ही दीवार की तरह दिखने लगता है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। लेकिन सच्चाई है मित्रों कि इतना सरल एग्जामिनेशन में नहीं आता। आपको मजा तो आ जाएगा कि सर ने बड़ी सरलता से समझा दिया, हमारा काम हो गया, सर ने तो प्रवाल भित्ति टॉपिक लिखा था, प्रवाल भित्ति समझा ही दिया। लेकिन दोस्तों अब एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम आपसे पूछता है कि दुनिया में सिंगल पैच बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक कहां पाई जाती है। सारे के सारे बच्चे एग्जाम्पल और देखे और वहां पर ऑप्शन देखे और ऑप्शन देकर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लगा दिए और बाप रे बाप सब गड़बड़ हो गया, मार्क्स आया 0। मार्क्स आया मित्रों कितना 0, क्योंकि समझा नहीं ना टॉपिक को, समझाया नहीं ना लोगों ने। और समझने, हालांकि गलती समझाने वालों की भी नहीं, हम आपकी कक्षा से भी देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर अगर पढ़ाना भी चाहे, टीचर अगर सब चीज समझाना भी चाहे, तो कई बच्चे तो ये हैं कि उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं। अब 2 ही चीजें होते हैं, या कि उन्हें इग्नोर करके टॉपिक को आगे बढ़ाते रहो, पर इग्नोर करना मुझे लगता है उचित नहीं होता।
एक भी विद्यार्थी अगर यहां उपस्थित है तो अपने जीवन निर्माण के लिए आया। ये बात सही है कि उसमें अभी समझ नहीं वो विकसित हुई, उतना वो समझ नहीं पा रहा अपने जीवन को लेकर, खुद भी वह इतना सीरियस नहीं हुआ और सिंसियर नहीं हुआ, इसलिए ऐसी गलतियां करता है। पर हम तो बार बार चाहेंगे कि कोई ऐसी गलती ना करे। और बड़ा सरल सा उदाहरण है मित्रों, एक पिता के अगर 4 पुत्र होते हैं, एक पुत्र बदमाश निकल जाता है तो भाई उसे छोड़कर साइड खड़े हो जाते हैं, बहनें उसे छोड़कर साइड खड़ी हो जाते हैं, पर माता पिता कभी साइड नहीं खड़े होते। यही स्थान शिक्षकों का होता है। भारत में तो शिक्षकों को गुरु परंपरा में गुरु के तुल्य रखा गया है। पर कोई बात नहीं, आज आपके अंदर जो भी भाव होते हो, मैं उन्हीं भावों से कहता हूं कि बेसिकली हम तब भी चाहते हैं कि आप पढ़ो, उस दशा में भी हम यही चाहते हैं कि आप पढ़ो। और हमारे बीच के ही कई टीचर बोलते हैं हमें बहुत मतलब नहीं होता, पढ़ना तो पढ़े, ना पढ़ना तो ना पढ़े, हम तो अपनी चीजों को देखते हैं, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो मतलब होता है बच्चे पढ़ें। पर ध्यान से यहां आइए, फिर से शुरू हमने किया कि प्रवाल एक सी एनिमोन है, सागरीय जीव है, सागरीय जीव है जिसका स्वभाव है कि यह अचल है, मृदु कवचधारी मतलब मुलायम चमड़ी वाला है, समूहों में पाया जाता है, समूहन अरबों खरबों की संख्या में होता है। इसकी उपस्थिति नेरेटिक जोन अर्थात प्रकाशित मंडल क्षेत्र में होती है। यह सागरीय जीवों से और समुद्री तरंगों और धाराओं के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाने के लिए अपनी त्वचा से ही कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है, सिक्रीशन करता है, स्राव करता है और उसी कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत कवच बना लेता है। उस कवच को ही कोरल कप के नाम से जाना जाता है, कोरल कप के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। इतनी बात समझ में आ गई? ये जीव मर गया, ये जीव मर गया। अब ये जीव अरबों खरबों की संख्या में था। सपोज यहां पर एक ये सागर की तली थी, अब यहां अरबों खरबों की संख्या में जीव पड़ा हुआ था यहां पर, और ये मर गया। तो ये जैसे मरता है, मरने के पहले प्रत्येक जीव, अगर उसमें जीवन है, अपनी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना चाहता है, अपनी नई संततियों को पैदा करना चाहता है, तो यह भी पैदा करता है। मानव जाति को लेकर अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो मानव जाति को लेकर समझो कि हम अपनी ऑफ स्प्रिंग्स अवश्य पैदा करना चाहते हैं। अगर नहीं पैदा करेंगे तो प्रजातीय विलोपन हो जाएगा, रेशेस क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो यह भी अपनी जीव जातियों को पैदा करना चाहता है, यह भी जीव जातियों को क्या करना चाहता है, पैदा करना चाहता है। तो जब तक यह मरता है, मरने के पहले यह अपने वंश को पैदा कर जाता है। मान लो जल यहां तक है, जल की प्राप्ति यहां तक है, तो इसकी जो नवीन पीढ़ी होती है ना मित्रों, इसके ऊपर यहां पर अपना नया घरौंदा बना लेती है। नवीन पीढ़ी इसके ऊपर घरौंदा बनाएगी, मतलब इनके जो कवच के ढेर पड़े हैं ना, मृत ढेर पड़े हैं ना, उसके ऊपर अपना घरौंदा बनाती है, मतलब अपना रहने का स्थान बनाती है। अब यहां पर नवीन पीढ़ी प्राप्त हो रही है। फिर अब यह भी मरेगी, हर पीढ़ियों को मरना है, तो इसके ऊपर फिर से एक नवीन पीढ़ी बन जाएगी और यह अपना स्थान बनाएगी। अब फिर यह भी मर गया मित्रों, तो इसके ऊपर फिर से एक नवीन पीढ़ी अपना स्थान बनाएगी और यहां पर यह भी नवीन पीढ़ी स्थान बनाई। तो धीरे धीरे, पर ध्यान रखना, ये ऊंचाई तक उतना ही बढ़ेंगे जो लोअर सी लेवल है। लोअर सी लेवल, उससे अधिक ऊंचाई पर ये कभी नहीं पाए जाएंगे, अर्थात जल तल के ऊपर ये कभी नहीं पाए जाते। तो ये लंबवत रूप से विकास करते हुए जो निम्न भाटा की स्थिति आती है, उस ऊंचाई तक बेसिकली अपना लंबवत विकास कर लेते हैं, अपना लंबवत विकास कर लेते हैं। तो जो इनकी पुरानी पीढ़ियां थी, ये जो मर चुकी थी, इन पुरानी पीढ़ियों के जो ये कवच पड़े हुए थे, ये खोल पड़े हुए थे, ये कोरल कप पड़े हुए थे, इन कोरल कप के समूहन से जो दीवार नुमा, चबूतरे नुमा
भित्तिनुमा, ढेरनुमा, कोई भी शब्द का उपयोग कर लो, ढेरनुमा आकृति बन जाती है, इसे ही कोरल रीफ कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ कहा जाता है। चट्टान का रूप धारण कर लेगा। क्यों ये चट्टान का रूप धारण करता है? क्योंकि इनके कवच कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, चूना पत्थर से बने हैं। तो जो कोरल रीफ होती है यह चूना पत्थर ढेर के रूप में होती है। कि कैसे होती है? चूना पत्थर ढेर के रूप में पाई जाती है। तो इस तरह से मित्रों इस टॉपिक की शुरुआत होती है। लेकिन इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि आखिर इसे पढ़ा क्यों जा रहा है, इसके पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो समझने की कोशिश करना। पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप जिस कोरल कप की बात कर रहे हैं, ध्यान से, सपोज दिस वन, ये एक कोरल कप है। कुछ ऐसा रहता है कोरल कप। जस्ट वेट दोस्तों, ये रहेगा कुछ कोरल कप। और इसी कोरल कप में यहां पर एक छोटा छिद्र होगा, एक छोटा छिद्र होगा जहां पर जो एक कोरल पॉलिप है इसका मुख यहां से जुड़ा होगा। ये छोटा छिद्र होगा, यहां पर इसका मुख जुड़ा रहता है कुछ इस तरह से। इसका यहां से मुख जुड़ा रहेगा और यहीं पर ये मुख लगाए बैठा होता है अपना मुख, और यहीं से अपने लिए पोषक तत्वों को खाता पीता रहता है। इसकी विशेषता क्या है? ये कोरल कप जो आपके सामने बना है, कप जैसी आकृति है ना, पर असंख्य मिल जाते हैं तो आपको दीवार दिखने लगती है, ढेर दिखने लगता है, पर यह कोरल कप है, एक कोरल कप है। इसकी विशेषता है कि सागर में जो पाई जाती हैं शैवाल। दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने टेलीविजन पर जब मैरीन बायोलॉजी देख रहे होंगे, सागरीय जीव विज्ञान देख रहे होंगे, या जैव घटक देख रहे होंगे, या कुछ भी मैरीन डिस्कवरी देख रहे होंगे, तो नोटिस करिएगा कि जब गोताखोर गोताखोरी कर रहा होता है तो रंग बिरंगी मछलियां हैं, रंग बिरंगे हिलते डुलते पर्वतों की भांति, और पर्वत कह रहा हूं सॉरी, पेड़ों की भांति कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। जो बहुरंगी सुंदर रचनाएं वो दिखती हैं पेड़ों की भांति, वह कुछ और नहीं होती बल्कि ये कोरल रीफ्स ही होते हैं। इन कोरल रीफ्स की विशेषता है, क्या विशेषता है कि इनके चारों ओर एक विशिष्ट प्रकार की शैवाल चिपकी हुई होती है। इनके चारों ओर एक विशिष्ट प्रकार की शैवाल चिपकी हुई होती है जिसे हम लोग जूजेंथेलाई कहते हैं। शैवाल को क्या कहते हैं? जूजेंथेलाई के नाम से जानते हैं, जो कि स्वयं में ही बहुरंगी होती है। जूजेंथेलाई मल्टीपल कलर की पाई जाती। सपोज दिस वन, ये जूजेंथेलाई है, इसे हमने क्या नाम दिया? जू, याद करना पड़ेगा शब्दावली, जेंथेलाई। क्या कहला गया? जूजेंथेलाई कहला गया, जूजेंथेलाई हो गया। ये हो गया कोरल कप। हाँ, एक बात और आपसे आज शेयर करनी है, कोरल कप, कोरल कप, और ये हो गया जूजेंथेलाई। एक बात और शेयर करनी है और सुनो ध्यान से। कोई ऐसा ये नहीं है कि आपसे कोई शिकायत है मुझे दोस्तों, लेकिन बात ध्यान से सुनो। दो बच्चों ने, एक ने लिखा और एक ने समर्थन किया, मुझे अच्छा भी लगा और खराब भी लगा। तमाम बातों को समझाने के बाद भी भाषा सुनना। क्या लिखता है कि सर आप तो इन 10-12 सालों में खूब सारा भाषा रट कर बैठे हुए हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो मेरे सिर के ऊपर से जाती है, और हम तो अभी प्रिपरेशन के दौर में आए हैं, तो ना तो ये भाषा मुझसे आती है और ना ही इस भाषा का प्रयोग मेरे लिए आवश्यक है। ठीक है,
ऐसे बच्चों के लिए भी मैं स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की शुरुआत मैंने की थी तभी बताई थी, आज एक बात बता देता हूं कि ज्योग्राफी एक विज्ञान सम्मत विषय है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हो, भू आकृति विज्ञान पढ़ोगे, जलवायु विज्ञान पढ़ोगे। विज्ञान की कुछ अपनी शब्दावलियां हैं मित्रों, विज्ञान के अपने शब्द हैं। अगर उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। उन शब्दों का प्रयोग आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो हम आपके लिए एप्रोप्रिएट शब्द उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम आपके लिए एकदम प्रॉपर सटीक शब्द, उपयुक्त और सटीक शब्द प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको दिक्कत होती है, सच कहते हैं, मुझे पता है कि आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कई बार समझाया कि आपको इन शब्दावलियों को सीखना होगा और रहोगे, एक आध महीने मेरे साथ पढ़ोगे तो आप इन शब्दावलियों से अभ्यस्त हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इन तमाम चीजों पर पहले से ही पतीला लगा दिया है तो यह आपकी बहुत बड़ी समस्या कल की डेट में बनेगी। आपको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, कल के डेट में एक बारिश अवश्य होगी, और बारिश कुछ और नहीं, एग्जाम की बारिशें होती हैं, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि ज्योग्राफी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबकी, जैसे साइंस की अपनी शब्दावलियां हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पेंक्रियाज क्या है याद करना पड़ेगा, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या है, यही शब्द बोलेगा विज्ञान का, जीव विज्ञान का टीचर, आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको अगर फुफ्फुस धमनी उसे कहना है तो फुफ्फुस धमनी ही वो कहेगा, मतलब उसकी भाषा कठिन नहीं है। अरे भाई उसका नाम ही है फुफ्फुस, तो समझ रहे हैं आप। वो लीवर को, लंग्स को, हार्ट को, किडनी को सही जो शब्द है उस शब्द से ही प्रयोग करेगा। अब किडनी है, किडनी को वृक्क कहेगा। अब कोई बच्चा कहने लगे सर इसे सरल हिंदी भाषा में बोलो, अरे भाई उसका नाम है तो कहां से सरल हिंदी भाषा में बोल दिया जाएगा। अब लोकेशन को अवस्थिति ही बोलना है तो बोलेगा बच्चा कि सर अवस्थिति को सरल हिंदी में बोलो। मैं सापेक्ष शब्द लिखता हूं तो आपकी कक्षा में बच्चे बोलते हैं सापेक्ष को सर सरल हिंदी में बोलो। अब बताओ क्या करें, आपको कौन सा पृथ्वी की भाषा आपको ले आए जो आपको पढ़ा दे। और इतने दिनों बाद आज मुझे फिर से बात कहनी पड़ रही है, 2-3 दिनों से ये मैसेज एकाध बच्चों के देखते हैं, इस बात पर करते हैं। दोस्तों अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो फिर भी भाषा में, आप क्लास अपनी ब्रेक कर लो और ब्रेक करके आप अपने ऊपर वर्क कर डालो, अदरवाइज आप ध्यान से इग्नोर कर दिए जाओगे। और यहां से नहीं, आप दुनिया से इग्नोर कर दिए जाओगे। आपकी दुनिया एक बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी, आप हर जगह बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में, सिविल्स के क्षेत्र में आप इग्नोर कर दिए जाओगे। ओके, आते हैं यहां पर। और खासकर उन तमाम बच्चों के लिए मैं जरूर सुझाव देना चाहूंगा जिन्हें ऐसा लगा कि कम फीस है, चलो हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए सुझाव बार बार यही होगा कि यूपीएससी है, इसे फीस से मत आंकना। हमेशा ध्यान रखना, इसे फीस से मत आंकना। संस्थानों में फीस के आधार पर पढ़ाने के तौर तरीके अपने होंगे, हो सकता है, लेकिन यूपीएससी वाला में फीस चाहे 1 रुपया लिया जाए चाहे 0 रुपया लिया जाए, पढ़ाने का क्वालिटी और पढ़ाने का लेवल यही मेंटेन होगा। और लेवल मेंटेन करने की अगर बात ही करते हो ना तो ऑफलाइन कक्षाओं में देख लेना, अभी का देख लेना, दिल्ली के तमाम चिर परिचित संस्थानों में ज्योग्राफी एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा और वो राजेश मिश्र हैं। आपको आज बात आई है तो आप बता ही देते हैं। निर्माण आईएएस ज्योग्राफी राजेश मिश्र, दीक्षांत आईएएस ज्योग्राफी राजेश मिश्र, जीएस वर्ल्ड आईएएस ज्योग्राफी राजेश मिश्र, सारे ऑफलाइन बैचेज राजेश मिश्र ही पढ़ाते हैं। जीएस में ऑप्शनल जरूर एक ही जगह पर होता है, पर पढ़ाते हैं। और सब जगह पढ़ाते हुए ये तमाम चीजें जो मैंने आज देखी हैं आपके साथ इस ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन, सॉरी मैंने शब्द जो प्रयोग किया,
ऑनलाइन लाइव बैच में मैंने कभी लाइफ टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप में से ऐसे भी कई बच्चे होंगे, कभी। और कई का मतलब कुछ चंद, हमेशा ध्यान रखो चंद बच्चे हैं तो कोई दोस्त तो नहीं, कोई बात नहीं। बहुत कम फीस लिया है अलख पांडे जी ने, उस फीस को आप फीस के भार से मत तौलिएगा। यहां जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ऑथेंटिकेटेड टीचर्स जो पढ़ाने के लिए कमिटेड है वही पढ़ा रहा है। इसलिए ध्यान रखना, शिक्षा में परिवर्तन नहीं आएगी, शिक्षा व्यवस्था में। आते हैं यहां की बात, यहां पर आते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं मित्रों मस्ती से। मैंने क्या कहा, इस कोरल कप के चारों ओर एक विशिष्ट, ये शैवाल है, ये एल्गी है। शैवाल का नाम आप सभी जानते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे शैवाल को हिंदी में बोलो, अब कहां से ले आऊं? पादप प्लवक है। मुझे फाइटोप्लैंक्टन, सच बताऊं ना, आजकल मैं सच बताता हूं मित्रों, आप में से सब लोग मेरा समर्थन करते हो। मुझे अब कहना भी होगा ना कि फाइटोप्लैंक्टन है, तो मेरे अंदर से एक धड़कन बढ़ती कि यार आपके लिए फाइटोप्लैंक्टन शब्द का उपयोग करें भी या ना करें, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को हिंदी में बताओ तो सर मैं बोलूंगा ये पादप प्लवक है। सर और हिंदी में बताओ तो मैं बताता हूं, ये ऐसे कोई जीव जो सागरीय जल में फ्लोट करते रहते, उत्प्लवित होते रहते। सर उत्प्लवित की हिंदी बताओ, कुछ पता नहीं है यार, कहां से पढ़ा दे कोई टीचर, बताओ। अब मुझे उत्प्लवित ही कहना पड़ेगा। अब आपको तैरना पता है, तैरना गलत है मित्रों। अगर मैं बोल रहा हूं कि यह जीव सागरीय जल में फ्लोट कर रहा, तो फ्लोट के लिए हिंदी शब्द उत्प्लवित ही है और आपको यही लिखना पड़ेगा। उत्प्लवित के लिए तैरता लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि सर तैरता बोल दें तो मजा आ जाए कि सागरीय जल में तैरते हुए जो जीव पाए जाते हैं। नहीं, फ्लोट करते हुए उत्प्लवित जीव हैं जो कि फोर्स ऑफ बॉयंसी से सी सरफेस पर होते हैं। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ना तो आप अच्छा ज्ञान रख पाएंगे, ना ही उत्तर लिख पाएंगे। हल्केपन में यूपीएससी नहीं होगी दोस्तों। हल्केपन में आपका कोई ना कोई जीवन जरूर बहुत अच्छा होगा, और होगा ही। हर बच्चे का जीवन बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। आप सबका जीवन बहुत अच्छा है, तब आपने यूपीएससी का वर्ण किया है। पर हल्केपन में यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता। आते हैं मित्रों यहां पर, यह बात कहनी बहुत जरूरी थी, कई दिनों से हो रहा था। संस्था ने मुझसे डिस्कस भी किया था कि सर बच्चों को समझा दो इस विषय में कि हम लोग अपने लेवल को तो घटाकर वहां नहीं ले जाएंगे जो बच्चा चाहता है। कुछ बच्चा चाहता है तो यह चीज मत करना आप ध्यान से। जूजेंथेलाई नामक शैवाल है, शैवाल का एक विशेष नाम है और इसका यह नाम है, याद करना पड़ेगा। इसकी विशेषता होती है कि यह बहुरंगी होती है मित्रों। क्या विशेषता इसकी? बहुरंगी होती। बहुरंगी को आप कह भी सकते हैं कि यह रंग बिरंगी होती है। और जब ये इसके चारों ओर चिपकी होगी, जैसे मान लो ये पानी की ग्लास है, ये कप मान लो, इस कप को चारों ओर से रंग बिरंगी शैवाल से चिपका कर सजा दो, कितनी सुंदर दिखेगी। इसीलिए कोरल कप बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा दिखाई देता है। कोरल कप कैसे दिखता है? बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या कोई संबंध है मित्रों? ये जो कोरल कप में छुपा हुआ है कोरल पॉलिप, कौन छुपा हुआ है? कोरल पॉलिप। ये जो जीव हैं, इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंटरैक्शन है, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन? ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है? इसकी जो हिंदी होती है वह है सहजीवी संबंध। क्या है मित्रों? ये सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध कहलाता है, अर्थात दोनों का पारस्परिक संबंध है। पहला दूसरे को लाभ पहुंचाता है तो दूसरा पहले को लाभ पहुंचाता है। इन दोनों में सहजीवी संबंध है। इन दोनों में क्या है मित्रों? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे है आप समझना। आपको उदाहरण देता हूं, खासकर जो बाहर बच्चे किराए से रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। मैं कुछ ऐसा उदाहरण देते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं। बेसिकली समझने की कोशिश करना। मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं अपने गृह नगर को छोड़कर दिल्ली पहुंच गया। अब सबको यही उदाहरण पर सेट करते हैं। दिल्ली पहुंच गया, किराए का मकान खोजा,
और किराए का मकान खोजकर वहां पर रहने लगा। मकान मालिक को मुझसे क्या लाभ हुआ? मैंने उसे किराया दिया तो उसका दाना पानी चला। तो मुझे मकान मालिक से क्या लाभ हुआ? उसने अपने घर में मुझे आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान कराई। मतलब एक ने आश्रय एवं सुरक्षा दी है तो एक ने भोजन प्रदान कराया। ठीक यहां पर ऐसा ही होता है। ये जो जूजेंथेलाई है ये फाइटोप्लैंक्टन है। अब ये शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन है। प्लैंक्टन है जिसे आप कहते हैं हिंदी में पादप प्लवक है, अर्थात ऐसा सूक्ष्म एकल और बहुकोशीय पादप जीव जो सागरीय जल में फ्लोट करता रहता है, उत्प्लवित होता रहता है। और चूंकि ये पादप है इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यह क्या करता है कि भोजन ऊर्जा का संग्रह करता है। तो इसने जूजेंथेलाई ने फोटोसिंथेसिस किया, भोजन ऊर्जा का निर्माण किया। तो भोजन ऊर्जा का निर्माण किया तो कोरल पॉलिप को क्या बोलता है ये? कोरल पॉलिप भाई तू ऐसा कर कि मैंने भोजन बनाया हुआ है, तू आजा मेरे पास खाना खा ले। तो कोरल पॉलिप इसके पास आता है और खाना खाता है। उसे मजा आ जाता है भोजन करके कि बड़ा अच्छा है, मेरा पड़ोसी है, मेरा समीपी है, मेरे ही घर में रहता है, रोज मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाता है। तो कोरल पॉलिप को इससे मजा आ गया, भोजन मिल गया। क्या मिला मित्रों? यहां पर ध्यान रखना, कोरल पॉलिप को जूजेंथेलाई से भोजन मिल गया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, या सेम डे क्या हुआ, या सेम समय पर क्या हुआ? जूजेंथेलाई भी कहेगा कोरल पॉलिप भाई तू मुझे क्या सुविधा उपलब्ध कराएगा? तो बोलता तेरे लिए बड़ी अच्छी सुविधा का मैंने प्लान किया है। तो ऐसा कर कि मेरे खोल में जब तक तेरा मन करता है, मेरा कवच जो है ये, जब तक तेरा मन करता है वहां पर तू रह और सुरक्षित तरीके से रह, कोई तेरे ऊपर आंच नहीं आएगी। तो ये बेसिकली जूजेंथेलाई को क्या प्रदान कराता है? जूजेंथेलाई को यह आश्रय प्रदान कराता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। आश्रय और सुरक्षा, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। एक भोजन की उपलब्धता करा रहा है तो एक आश्रय, रहने का स्थान और सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। तो इस संदर्भ में दोनों के बीच के लाभात्मक संबंध हो गए, सकारात्मक संबंध हो गए, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। और इस प्रकार के संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो यह सहजीवी संबंध का स्थिति हो गया। और यह सहजीवी संबंध के कारण चूंकि यहां पर हैं, तो अब इसको देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब यहां पर समझ में आएगा आपको। अब ये जो जूजेंथेलाई है इसके द्वारा बनाए गए भोजन को कोरल पॉलिप तो खाता ही है, बट इसके अलावा जो सागरीय जल में अन्य शाकाहारी जीव होते हैं जिन्हें हर्बीवोरी कहते हैं, वो शाकाहारी जीव भी खाते हैं। इसीलिए जहां जहां प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में शाकाहारी मछलियां, रंग बिरंगी, काली, पीली, नीली, हरी, चौरंगी सारी मछलियां यहां पर पाई जाएंगी। तो प्रचुर मात्रा में यहां पर मछलियां और सागरीय जीव होंगे। अगर ये शाकाहारी यहां पर हैं, शाकाहारी मछलियां हैं, तो यहीं पर सर्वाहारी जीव भी होंगे, सर्वाहारी जीव भी होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इन मछलियों को भी खा रहे होंगे और इनको भी खा रहे होंगे। सर्वाहारी क्या कर रहा होगा, इनको भी खा रहा होगा और इसको भी खा रहा होगा। ठीक है। और यहीं पर कौन होगा फिर, मांसाहारी सागरीय जीव होंगे, मांसाहारी सागरीय जीव होंगे। और मांसाहारी सागरीय जीव इसको भी खा रहे होंगे और इसको भी खा रहे होंगे, दोनों को खा रहे होंगे। फिर यहीं पर कौन होगा, उच्च मांसाहारी जीव होगा, उच्च मांसाहारी जीव होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो कुल मिलाकर यहां पर लंगर जो लगाया हुआ है ना भोजन का, वो लंगर लगाया है जूजेंथेलाई ने, यहां पर लंगर लगाया है फाइटोप्लैंक्टन्स ने। तो जब लंगर लगाया तो खाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है मित्रों। अब खाने वाले विभिन्न विभिन्न प्रकार के थे, और जहां खाने वालों की भीड़ होती है ना, कुछ चोर चकार भी वहीं पर होते हैं कि नहीं, जो दूसरे की पॉकेट मारते हैं, दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। तो खाने वालों की डायरेक्ट भीड़ हुई तो अन्य प्रकार के जीव भी यहां पर उपस्थित हो गए। अर्थात
जहां पर भी प्रवाल भित्तियां होंगी वहां पर विविध प्रजातियों के सागरीय जलीय जीवों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी। सागरीय जीवों की या विविध प्रजातियों के सागरीय जीवों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी, सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी। और विविध प्रजातियों के जीवों की इस सर्वाधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो सागरीय जल क्षेत्रों की मित्रों सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है, प्रवाल भित्तियों के पास ही पाई जाती है। इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली बात और एक जोड़कर समझाता हूं। पृथ्वी में अगर कभी आपसे पूछा जाए, पृथ्वी में अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बेसिकली कहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है, तो ध्यान रखना विषुवतीय जो वर्षा वन होते हैं, जैसे अमेजन के वन, कांगो फॉरेस्ट के वन, बोर्नियो द्वीप के वन, मलाया प्रायद्वीप के वन, सब पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा आपका बायोम्स में। यहां दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता है, जीवों की विविधता पाई जाती है। लेकिन सागरीय जल क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? कोरल रीफ्स के आसपास है। सागरीय जल क्षेत्रों की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं प्रवाल भित्तियों के आसपास पाई जाती है। इसीलिए इनकी तुलना विषुवतीय वर्षा वनों से की गई है। तो इस कारण से चूंकि सर्वाधिक जैव विविधता यहां इन्हीं के पास है, धरातल की जैव विविधता विषुवतीय वर्षा वनों में है, रेन फॉरेस्ट में है, और सागर की जैव विविधता यहां पर है। इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मरीन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मरीन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इन्हें सागरीय वर्षा वन कहा जाता है, सागरीय वर्षा वन कहा जाता है। और चूंकि आपको पता है कि जीव और जीवन ये पृथ्वी में सभी जीवों को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में जीवों का उद्भव एवं विकास भी सागरीय जल क्षेत्रों से ही हुआ है। इसीलिए जीवन सागर का संतुलित बना रहना पृथ्वी के स्थल मंडल के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सागरीय जल के जीवन का भी अध्ययन करते हैं, और जीवन सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों के पास पाया जाता है। इसलिए भूगोल में प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम। बातें समाप्त नहीं हुई, अभी तो चंद लाइन भी नहीं लिखाया। बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी 2 कक्षाएं अभी और इसमें लगेंगी, और इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। अभी तो इसमें बताना है कि प्रवाल भित्तियां क्या है, प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, सौंदर्य परक एस्थेटिक वैल्यूज क्या है, सब बताना है। इनके उत्पत्ति की आदर्श दशाएं क्या है, इनके कितने प्रकार है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर चित्र दिखाइए, तो जब प्रकार बता रहे होंगे तब बेसिकली हम सारे के सारे चित्र भी दिखाएंगे, ठीक है ना? चित्र भी दिखाएंगे प्रकारों के साथ साथ। और फिर आफ्टर दैट आपको कोरल ब्लीचिंग पढ़ाएंगे, प्रवाल भित्तियों के समक्ष समस्याएं चुनौतियां पढ़ाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा टॉपिक अभी पढ़ना बाकी है। अभी तो मैंने केवल एवं केवल एक परिचय दिया है। अभी तो मैंने क्या किया है कि केवल एवं केवल एक परिचय दिया है कि आखिर प्रवाल क्या है, प्रवाल भित्तियां क्या हैं, प्रवाल भित्तियों का निर्माण कैसे होता है, इनकी प्राप्ति कहां पर होती है, सब कुछ एक एक करके। ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, इन्हें सागरीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है, जूजेंथलाई और कोरल पॉलिप के बीच कैसा संबंध है, समझ गए सारी बातें। ये तमाम की तमाम बातें मित्रों अभी केवल मैंने समझाई हैं। समय की लगभग समाप्ति हो रही है। आज इस क्लास को मैं यहीं पर अविलंब रोकूंगा, ठीक है? आगे सोमवार में अपनी इस कक्षा को लेते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद मित्रों। क्लास की समाप्ति करता हूं। अच्छे से जो भी बातें पढ़ाई हैं कोशिश करिएगा कल तक सब कुछ रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।